अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग जो है वो अपनी चैप्टर विच इज़ अबाउट डीएनए एंड क्रोमोसोम्स उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस चैप्टर में से एक टेस्ट भी अरेंज किया था। ठीक है। उसमें से भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर को दोबारा से जिस वक्त क्विकली रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट कोशिश ये करनी है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे पास 90% जो व्यूअर्स होते हैं वो आउटसाइडर्स हैं। ठीक है। उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो ये आप सब्सक्राइब कर लो। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो हमारे पास इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं जी क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। इसमें जो क्रोमेटिन होता है ये इंटरफेस, हमारे पास सेल डिवीजन का जो फेज़ है इंटरफेस, उसमें अपीयर हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो है वो उसने एक बात बताई कि हमारे पास जो विलियम फ्लेमिंग था या फ्लेमिंग वेल्डेयर था, उसने प्रपोज़ किया था ये नेम क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब क्रोमो का वर्ड जो है इसका मतलब कलर्ड होता है और सोम्स का मतलब बॉडी होता है। बेसिकली क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज़। ठीक है। ये ऐसे में पॉइंट्स में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स आपको पता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट टाइप्स एमसीक्यूज आते हैं तो मोस्टली यहाँ से ही आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसने बताया कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें हमारे पास सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते थे। ठीक हो गया। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट याद हो तो इस तरह से एक कोई क्वेश्चन था। ठीक है। तो आप लोगों को पहली बात पता हो कि हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंटरफेस के दौरान अपीयर्स होते हैं। ठीक है। फ्लेमिंग वेल्डियर ने जो है वो फर्स्टली इनका नेम प्रपोज किया था। बेसिकली क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज़ होती हैं और प्रोकैरियोट्स के केस में हमारे पास सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग क्रोमोसोम्स कह रहे होते थे। अब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यहाँ से आ जाता है आप लोगों के पास। आप लोग अपने अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पूरे सिलेबस को देखो तो उसमें आप लोगों को डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट कुछ चीज़ों के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग क्या कर लो कि उन सबको कंबाइन करके एक जगह लिख लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। एक्स्ट्रा जो आपसे सिलेबस में चीज़ें शामिल नहीं है तो उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में है। अब जिस तरह ड्रोसोफिला का आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। ठीक है। पी का पता हो कि उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से जो कम से कम आप लोगों के सिलेबस में चीज़ें हैं कम से कम आप लोगों के उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है। अब क्रोमोसोम्स हमारे पास ये वेरी करते हैं स्पीशीज़ के अंदर। 2 सेट्स को हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है। मोर देन 2 हो तो उसको हम लोग पॉलीप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड हमारे पास हाफ नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स को कहते हैं और हैप्लॉइड्स में भी मोनो और डाई यू द सेंटाइड, इसको आप छोड़ें। जैसे आपको पता हो कि हमारे पास ये क्रोमोसोम्स स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं। सेकंड थिंग दैट अगर हमारे पास क्रोमोसोम के 2 सेट्स हो तो उनको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। 2 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। और अगर हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सोमैटिक सेल्स के तो हम लोग उनको हैप्लॉइड बोलते हैं। जिस तरह ह्यूमन के हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने हैं, डबल, तो वो 46 है। लेकिन हैप्लॉइड कितने हैं, हैप्लॉइड उनको जस्ट हाफ कर लो तो हमारे पास 23 हैप्लॉइड सेल्स आते हैं। इस तरह फर्न्स के आप लोगों को यहाँ पर उसने गिवन है कि वैसे हमारे पास 500 पेयर्स होते हैं। ठीक है। अब देखें पेयर्स का उसने बोला है लाइक ओवरऑल उसमें हमारे पास 1000 होते हैं फर्न्स में क्रोमोसोम्स। पेयर्स की बात करें तो हमारे पास वो 500 हो जाएंगे। पेनिसिलिन में हमारे पास सिर्फ एक पेयर होता है। ठीक है। यानी कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात तो होगी क्रोमोसोम्स तक। अब उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। क्रोमेटिन होता है, सेंट्रोमेर होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, सैटेलाइट एंड जंक डीएनए। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि हमारे पास किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन थी। ये आप लोगों का एमसीक्यू पॉइंट है। अभी तक एमसीक्यू पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया कि ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। सेकंड थिंग इज दैट आप लोगों ने ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आप लोगों के सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है जस्ट उनके आप लोगों ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ध्यान में रखने। तीसरी बात ये यहाँ से आप लोगों को पता हो कि हमारे पास क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स हैं टीलोमर, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक, 4 टाइप्स हैं इसकी बेसिकली। तो इनके आपको पता होना चाहिए इनका लाइक इंट्रोडक्शन। इसमें से मैंने 2 एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को दिए थे और आप लोगों को यहाँ से लाजमी पता चल गया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है। जब हमारे पास सेंट्रोमेर बिल्कुल सेंटर पर हो तो उसको हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। एम से आप ये समझ लो एम से मिडल,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब कि दरमियान में। तो हमारे पास इस वक्त सेंट्रोमेर हमारे पास बिल्कुल सेंटर में होगा तो उसको हम लोग मेटासेंट्रिक बोलेंगे। जब हमारे पास सेंट्रोमेर किसी एंड पर हुआ, किसी टेल पर हुआ, तो उसको हम लोग टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। जब हमारे पास सेंट्रोमेयर अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ तो उसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। और अगर हमारे पास सेंट्रोमेयर नियर एंड हुआ, एंड पर नहीं, नियर एंड हुआ, तो हम लोग उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। ये 4 टाइप्स हैं, आप लोग इसको लाजमी देख अपने पास लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो है वो कंपोजिशन बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आप लोग देख लो तो मैंने आपको ये MCQ भी दिया था कि हमारे पास क्रोमोसोम्स में 60% प्रोटीन्स होते हैं और 40% DNA होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोगों के पास पिछले मैंने जो फुल सिलेबस में से जो टेस्ट लिए थे और ये रिसेंटली जो टेस्ट मैंने क्रोमोसोम वाले चैप्टर में से लिया था, तो उसमें भी ये मैंने MCQ दिया था, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 140 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ये पता हो। एंड इसमें हमारे पास हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये डायमीटर्स वगैरह आप लोग तो ऑब्वियसली ध्यान में रखोगे, समटाइम आ जाता है। यहाँ से आप लोग जो है वो आप लोग ये ध्यान में रखो कि हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हिस्टोन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन्स के आगे उसने 5 टाइप्स बताई हैं, इनका आपको पता हो। और बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो 200 नैनोमीटर सुपर कॉइलिंग एंड दिस एंड डैट, इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको इसका कंपोजिशन में पता हो कि उसका DNA, उसमें DNA कितने होते हैं, प्रोटीन्स कितने % होता है, उसकी लेंथ, उसके न्यूक्लियोटाइड्स, उसकी चार्ज नेचर और उसकी जो हिस्टोन प्रोटीन्स में हमारे पास जो उसकी 5 टाइप्स हैं, ठीक है, इनके बारे में पता हो, ठीक है। दैट इज़ इट। अब उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो आ जाता है जीन। क्रोमोसोम्स तो हम लोगों ने देख लिया। अब जीन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, उसमें जस्ट उसने साइंटिस्ट का बताया हुआ और फर्दर उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसने नाम किया था, इंट्रोड्यूस जीन को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो ये चीज़ आप लोगों ने साइंटिस्ट के नाम देख लेने हैं। मैंने आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि विच वन इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। तो इधर से MCQ आने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में बैठती हैं तो बैठा दें, अदरवाइज इसको छोड़ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग रिस्क न ले, देख लें इसको। अब उसके बाद हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट जीन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास जो मेंडल ने कहा था, कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर्स नाउ कॉल्ड एज जीन। नाउ जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द DNA दैट इनकोड्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सिंपल इज दैट, जीन हमारे पास क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जो हमारे पास इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है DNA की, जो कि इनकोड करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। दैट इज़ इट। जीन का आपको इंट्रोडक्शन पता हो, इसमें जस्ट यही है। कहते हैं कि वेयर जीन्स रिजाइड्स, जीन्स हमारे पास क्रोमोसोम पर रिजाइड्स करते हैं, ठीक है। और इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, अलील। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास जीन्स किधर रिजाइड करते हैं, ठीक है, MCQ में आ सकता है। तो आप लोग बोलोगे कि क्रोमोसोम्स पर होते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग इसे क्वेश्चन कर सकते हैं द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़, तो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म हमारे पास क्या होगा, अलील होगा, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास उसने एग्जांपल दिए कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं, हमारे पास हम लोगों ने पहले भी ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी ये बात की थी, हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो है वो लोकेट करते हैं। ये भी आप लोगों का MCQ पॉइंट है। आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो अपने ध्यान में बैठाया और अपने पास नोट भी कर लिया आप लोग, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें हमारे पास एक प्रोमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है। जो 5 प्राइम एंड होता है उसको हम लोग प्रोमोटर रीजन कहते हैं और जो 3 प्राइम एंड होता है उसको हम लोग टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। आप लोग ये 2 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखें। अब ये तो हमारे पास प्रोमोटर रीजन होता है या जो 5 प्राइम एंड होता है ये रेगुलेट करता है, ये हमारे पास बेसिकली रेगुलेटरी एरिया होता है, कंट्रोल द बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर RNA। और टर्मिनेटर हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो स्टॉप होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास प्रोमोटर रीजन कौन सा होता है, 5 प्राइम होता है या 3 प्राइम होता है। हमारे पास हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास 5 प्राइम एंड इज़ अ प्रोमोटर और 3 प्राइम एंड हमारे पास होता है ये टर्मिनेटर होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप्स, तो आप लोग बोलोगे कि ये 3 प्राइम एंड पे स्टॉप होगा, यानी कि टर्मिनेटर पे स्टॉप होगा, ठीक है। आप लोग इस लिहाज से भी इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखो। नेक्स्ट कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर दैट कोड्स द पॉलीपेप्टाइड। इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। कहते हैं कि यूकैरियोट्स में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी 2 पॉइंट्स। कहते हैं कि यूकैरियोट्स में हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं और एंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन फंक्शनल होते हैं और हमारे पास एंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में केस में किसी भी किस्म का एक्सॉन और एंट्रॉन्स नहीं होते थे। उनमें हमारे पास जो रेगुलेशन होती थी बाई सेम एरिया, जैसे हम लोग ओपरॉन कहते थे। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स थे उसमें हमारे पास ना एक्सॉन
एक्सॉन होता था, ना ही एंट्रॉन होता था। और रेगुलेशन फिर किसकी वजह से होती थी, वो ऑप्रोन की वजह से हो रही होती थी। लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होता था, यूकैरियोट्स में हमारे पास एक्सॉन्स भी होते थे, एंट्रॉन्स भी होते थे। फंक्शनल हमारे पास एक्सॉन्स होते थे और नॉन फंक्शनल हमारे पास एंट्रॉन्स होते थे। ये 2 पॉइंट्स भी आप लोग अपने जहन में रख लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमारे पास जीन का बताओ कि इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज एलील्स, ये आपको पता होना चाहिए। कहते हैं क्रोमोसोम्स एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी। अब कार्ल कोरेंस ने रीडिस्कवर द मॉडल के होते हैं, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। स्पर्म में लेस साइटोप्लाज्म एंड ओनली कंट्रीब्यूट्स ऑन न्यूक्लियस। अच्छा, हमारे पास जो स्पर्म होता है इसमें हमारे पास मोस्टली न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म भी होता है लेकिन उसका लेस रोल होता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रख लो। बाकी इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। दैट इज़ इट। नेक्स्ट आप लोग के पास पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स। ये इसमें से मैंने आपको MCQ भी दिया था कि नंबर के अलावा हमारे पास बाकी 3 ऑप्शंस जो थे उसमें मैंने कहा था कि ये आपस में पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, सिर्फ नंबर के लिहाज से ये आपस में पैरेलल बिहेवियर शो नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, बोथ असॉल्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर पेयर्स ड्यूरिंग द एनाफेज एंड बोथ डिप्लॉयड सेल्स गिव 2 कॉपीज ऑफ बोथ द जीन्स इन द क्रोमोसोम्स। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग अपने ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। आपसे MCQ पूछ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू रिगार्डिंग द पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट। और इसके रिलेटेड मैंने आपसे MCQ पूछा था, अगर आपने वो टेस्ट सॉल्व किया हो तो, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप लोग उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फिर आप लोग इसको देख लें। पहली बात हुई कि उसने बोला कि हमारे पास इनकी सेग्रीगेशन होती है मियोसिस के दौरान, इन दोनों की जीन और क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है। कहते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, और हमारे पास इनमें जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो दो कॉपीज़ देते हैं इसमें जीन्स और क्रोमोसोम दोनों में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ इट। अब इस पेज को थोड़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सो दैट हमें दोबारा पीछे ना आना पड़े। मैंने आपको क्रोमोसोम्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स टाइम में रखना है। पहली बात से कि इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे पास क्रोमेटिन होता है जो कि अपीयर होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। सेकंड थिंग इज दैट आप लोगों ने फ्लेमिंग वेल्डेट का याद रखना है कि इसने फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स को जो है वो प्रपोज किया था। और हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स और कलर्ड बॉडीज़, और मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स हमारे पास सिंगल DNA मॉलिक्यूल को हम लोग क्रोमोसोम्स कह रहे होते थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको डिप्लॉयड बताया, हेप्लॉयड बताया, पॉलीप्लॉयड का बताया। फल में 500 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, पेनिसिलिन में हमारे पास 1 पेयर होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको इसकी जो 4 टाइप्स हैं वो बताया, वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक आपको पता होगा कि हमारे पास जो जब सेंट्रोमीर सेंटर पर होता है तो उसको हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं, जब वो एंड पर होता है तो उसको हम लोग टीलोसेंट्रिक कहते हैं, और जब वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है तो उसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, और जब हमारे पास एक एंड पर होता है या नियर टू एंड होता है तो उसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। ये आप लोग सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रख लें। अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि सारे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपोजिशन, मैंने आपको इसकी कंपोजिशन का बताया कि मेरे पास 40% DNA होता है, 60% प्रोटीन्स होते हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 140 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव होते हैं। इसकी हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स होती हैं हिस्टोन्स की, दैट इज़ इट। बाकी इसमें MCQ वर्ड नहीं है। अब जीन्स का मैंने बैकग्राउंड बताया कि इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, आपको पता हो कि हमारे पास जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने प्रपोज किया था। जीन को इंट्रोड्यूस किसने किया था, जॉनसन ने किया था। और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग देख लो इसको। मॉडर्न कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जीन हमारे पास जो है वो बेसिक हमारे पास जो है वो एलिमेंट ऑफ फैक्टर है जिसको हम लोग जीन कहते हैं ना। वो जीन स्पेसिफिकली सीक्वेंस ऑफ द DNA दैट इनकोड्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, उसको हम लोग जीन कहते हैं। जीन रिजाइड कहाँ पर करती है, क्रोमोसोम पर करती है। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एलील्स है। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसके जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो है वो लोकेट करते हैं। ये MCQ पॉइंट है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन मैंने आपको प्रोमोटर रीजन का बताया और टर्मिनेटर का बताया। हमारे पास 5 प्राइम एंड इज अ प्रोमोटर रीजन एंड 3 प्राइम एंड इज अ टर्मिनेटर रीजन। उसके बाद आप लोगों को मैंने लास्ट 2 पॉइंट इसमें बताया यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में हमारे पास एक्सॉन भी होता है, एंट्रॉन भी होता है। एक्सॉन हमारे पास फंक्शनल यूनिट है और एंट्रॉन हमारे पास नॉन फंक्शनल यूनिट है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास कोई भी एक्सॉन एंट्रॉन नहीं होता। ये हमारे पास जो बेसिकली रेगुलेशन हो रही थी वो ऑपेरॉन जो है वो उसको रेगुलेट कर होता है, दैट इज़ इट। नेक्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया कि मेरे पास इसमें वही जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कि ऑलरेडी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। स्पर्म में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। ये भी पॉइंट आप लोग अपने ध्यान में रख लें। और पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेग्रीगेट करते हैं मियोसिस के दौरान। ये हमारे पास दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज। और हमारे पास जो है वो डिप्लॉयड सेल्स गिव द 2 कॉपीज
कॉपीज़ ऑफ बोथ जीन्स इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रखें जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई भी MCQ पॉइंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है वो अब हम लोगों ने प्रूफ करना है कि DNA हमारे पास एक हेरिडिटी मटेरियल है। कहते हैं क्रोमोसोम्स में हमारे पास जो है वो DNA प्रोटीन होते हैं। हम लोगों ने बात की कि 40% DNA होता है और 60% प्रोटीन होता है। कहते हैं कि विच इज़ इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर जो है ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, एवीज और चेज, ये आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ कर आए हो, तो आप लोग इसको खुद कर लोगे। MCQ पॉइंट मैंने आपको वहाँ से ही बता दिए थे। अब यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास कौन सा लाइक हम लोग S टाइप या P टाइप या सॉरी S या R टाइप या कौन सा वो ऐड करें तो हमारे पास माइस की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के इन दिस एंड दैट इस तरह से MCQ इसमें से आ रहे होते हैं। तो आप लोग इसको जो है वो यहाँ पर रिवाइज करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास है DNA की रेप्लिकेशन। अब DNA रेप्लिकेशन में आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम लोग पहले प्रोसेस को देख लेते हैं, फिर बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग देखते हैं। अच्छा, DNA रेप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है वो उसके प्रोसेस को देखोगे। हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एक्सटेंशन और लास्ट स्टेप हमारे पास होता है टर्मिनेशन फेज। ठीक है, इनिशिएशन में सिंपल आप लोग देखो कि हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है एंड बबल्स बनते हैं एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। MCQ नहीं आते, जस्ट आप लोग ये वैसे देख लो। ठीक है, DNA गायरेज। अब यहाँ पर अब आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। उन इम्पोर्टेंट एंजाइम्स का आप लोगों को पता होना चाहिए लाजमी कि कौन कौन सा एंजाइम जो है वो आप लोगों के पास क्या क्या काम जो है वो कर रहा होता है या उसका क्या क्या रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास उसने बताया DNA गायरेस है। ये ओपन टर्न ऑफ द DNA एंड फॉर्म अ लेडर लाइक बॉडी। ठीक है, देखो DNA के स्ट्रक्चर को आप लोग देखो तो वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, जब उस कॉइल्ड नेस को आप लोग ख़त्म करते हैं तो आप लोग देखोगे कि वो बिल्कुल एक लेडर, आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी, उस तरह का बन जाता है। तो DNA की कॉइल्डनेस को ख़त्म करने के लिए या उसको लेडर लाइक बनाने के लिए हमारे पास जो DNA गायरेस हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपको पता हो, ये MCQ में आता है। हेलिकेज का क्या फंक्शन होता है? हेलिकेज बेसिकली हमारे पास जो है वो जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिस के दरमियान उनको तोड़ते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो SSB होता है ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वो हमारे पास जो पेयर्स टूटे हैं वो दोबारा हमारे पास ज्वाइन ना हो। SSB बेसिकली क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, इसका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास जो है वो एक्ट एज टेम्पलेट एंड रेप्लिकेशन फॉर्क इज़ फॉर्म्ड। अब यहाँ से मैंने आपको जो बताए हैं एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स मैंने बताए हैं। एक तो DNA गायरेज, दूसरा हेलिकेज, तीसरा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स मिसिंग हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इन तीनों के फंक्शंस अपने पास लिख लो। मैं बोल रहा हूँ दोबारा से कि DNA गायरेज आप लिखो, DNA गायरेज ओपन द टर्न्स ऑफ DNA एंड फॉर्म अ लेडर लाइक बॉडी, एक फंक्शन हो गया। हेलिकेज का फंक्शन लिखो कि इट ब्रेक्स द बॉन्ड्स बिटवीन द बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं ये उनको तोड़ता है। SSB क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रिवेंट करता है कि हमारे पास जो बेसिस हमने तोड़ी थी बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज कि वो दोबारा ज्वाइन ना हो। और फिर जब तक हमारे पास ये स्ट्रैंड टूट जाता है तो हर एक स्ट्रैंड एज एन टेम्पलेट जो है वो एक्ट करता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम्स मिसिंग है वो आप लोग लिख लें। पहला हमारे पास है प्राइमेज। प्राइमेज हमारे पास क्या करता है, ब्रिंग द RNA प्राइमेज शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स एंड अटैचेस टू द 3' एंड ऑफ स्ट्रैंड। इसको आप लोग छोड़ लो। DNA लाइगेज का लिखो। लाइगेज में से आप लोगों ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि DNA लाइगेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये बेसिकली आपके पास जो अकोज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, उनको बनाता है बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। DNA लाइगेज का लिखो कि हमारे पास DNA लाइगेज अकोज़ाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में कंबाइन करता है, उनको जोड़ता है और आप लोगों के पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दैट इज़ इट। और जो लास्ट आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, वो आप लोग लिख लो अपने पास, DNA पॉलीमरेज। आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग DNA रेप्लिकेशन में इसमें यूज़ करते हैं। तो देखो DNA की रेप्लिकेशन होती है, हम लोग DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब DNA पॉलीमरेज एंजाइम हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम 1, एक पॉलीमरेज एंजाइम 2 और तीसरा हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम 3 होता है। अब इनके फंक्शन है, हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम 1 क्या करता है, ये टर्मिनेशन फेज में वो रिक्वायर्ड होता है और ये प्रोवाइड एंड सपोर्ट टू द DNA पॉलीमरेज 3। ठीक है, पहली बात है कि हमारे पास ये टर्मिनेशन फेज में हेल्प करता है। आप लोग लिखिए अपने पास पॉलीमरेज एंजाइम 1
ये हेल्प इन टर्मिनेशन फेज। दूसरा देखें कि इट प्रोवाइड अ सपोर्ट टू डीएनए पॉलीमरेज 3, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ हेल्प करता है, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लें। आगे आप आ गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2। बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है कि ये इट इज़ इन्वॉल्व इन द रिक्वायरिंग द प्रोसेस द डीएनए डैमेजेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेल। सिंपल इज दैट हमारे पास ये रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 का लिखे कि हमारे पास जो है वो ये सिंथेसाइज कर रहा है बोथ द डॉटर स्ट्रैंड को अलॉन्ग विद द टेम्पलेट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करता हूँ। पहले मैंने बताया डीएनए गाइरेस जो कॉइलिंग होती है डीएनए के अंदर उसको ख़त्म करता है और उसको लेडर लाइक बनाता है। दूसरा एंजाइम हेलिकेज है, ये क्या करता है बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तीसरा एंजाइम आप लोगों के पास एसएसबी है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये करता है प्रिवेंट द पेयर अप अगेंस्ट ऑफ द बेसिस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज, जो कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को कंबाइन करता है कौन से बॉन्ड के साथ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। और उसके बाद आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है आप लोगों के पास डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज की आगे से 3 टाइप्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 वो हमारे पास जो है वो पहली बात है कि वो टर्मिनेशन फेज में हेल्प कर रहा होता है, और सेकंड थिंग इज़ डैट कि वो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को सपोर्ट भी दे रहा होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 का क्या काम है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 हमारे पास रिपेयरिंग प्रोसेस में लाइक अगर कोई यही लाइक बेस पेयर या ये डैमेज हो जाता है तो ये उसको रिपेयर करता है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो है वो आप लोगों के पास ये जो आप लोगों का डॉटर स्ट्रैंड होता है और आप लोगों के पास जो टेम्पलेट होता है ये उसको सिंथेसाइज करता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे, तो इनका आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है एक्सटेंशन फेज़ का। कहते हैं कि इट इज़ डन बाय द पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बिल्ड द प्राइमर अलाइन द न्यूक्लियोटाइड्स एक्ट टू स्टार्ट द साइट ऑफ द पॉलीमरेज। इसमें सिंपल पॉलीमरेज एंजाइम 3 यूज होता है, ये बोलते हैं डैट। आप लोग यहाँ से ये सीक्वेंस याद करो। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक्सटेंशन फेज़ में हमारे पास जो होता है ये 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम एंड तक जाता है, ठीक है। ये तो लाइक कॉमन सी बात है, हम लोगों ने बात भी ही की थी ऊपर, तो ये जस्ट वही लिखा है। प्रूफ रीडिंग एबिलिटी बोथ नॉट ज्वाइन बाय पॉलीमरेज, इसमें लाइक एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ पता हो कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो ग्रो कंटिन्यूसली टूवर्ड द फॉर्क, ठीक है। वो स्ट्रैंड जो फोर्क के टूवर्ड ग्रो करे तो उसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द फोर्क जो है वो जा रहा होता है तो उसको हम लोग लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और कज़ाकी फ्रेगमेंट्स इसमें हमारे पास जो है वो 100 to 200 बेस पेयर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन एमसीक्यूज में आपको पता नहीं मैंने वहाँ पे यूकैरियोट्स का दिया था या प्रो का दिया था। आप लोग ये चीज़ लाजमी कंसल्ट करो क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने एमसीक्यूज में आपको अब प्रोकैरियोट्स का दिया था या यूकैरियोट्स का दिया था। अगर वो प्रोकैरियोट्स के तो आप लोग उसको करेक्ट कर लो कि उसमें हमारे पास 100 to 200 जो है वो कज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर वो यूकैरियोट्स के तो फिर उसमें यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग उसको देख लो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बताओ। बाकी यहाँ पर जो है पॉलीमरेज एंजाइम 1 ये होते हैं, इसमें भी हम लोग ऑलरेडी उसमें बात करके आए हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो ये वही चीज़ें लिखी हुई है इसने। अब लास्ट स्टेप आप लोगों के पास है टर्मिनेशन फेज। इसमें हमारे पास एज सच एमसीक्यू पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर फॉर द डीएनए एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कज़ाकी फ्रैगमेंट्स पॉलीमरेज। सिंपल, इसमें हमारे पास जो कज़ाकी फ्रैगमेंट होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। रिमूव द प्राइमर्स एंड रिप्लेस इट विद द डीएनए लाइगेज। बिल्कुल ये उसने यहाँ पर वही जो मैंने आपको सारे एंजाइम्स फर्स्ट स्टेप में ही मेंशन कर दिए थे तो वही अब ये उन्होंने यहाँ पर बताया। यही एमसीक्यूज पॉइंट है, बाकी प्रोसेस आपसे मैकेनिज्म आपसे एमसीक्यू के अंदर नहीं पूछे जाते, ठीक है। जस्ट इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, यही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है अब मॉडल्स आते हैं। हमारे पास 3 मॉडल्स थे जिन्होंने लाइक एक्सप्लेन किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को। फर्स्ट था हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये वाटसन एंड ट्रैक ने जो है वो प्रपोज किया था। इसने कहा था कि डीएनए जो है वो उसकी अनजिपिंग होती है, जो न्यू डीएनए बनता है वो उसमें हमारे पास वो मिक्सर होता है पेरेंट्स और डॉटर के डीएनए का, ठीक है। जो कंजर्वेटिव मॉडल था उसने कहा था कि मेरे पास डॉटर डीएनए बनता है, पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड, पेरेंट्स डीएनए रिमेन इंटैक्ट। और जब आप लोगों के पास डिस्पर्सिव मॉडल था उसने कहा था पेरेंटल डीएनए इज डिस्पर्स्ड एंड न्यू डीएनए इज अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू पिगमेंट्स। तो ये बताओ कि किस मॉडल ने क्या कहा था और
मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा था? तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल आप लोगों के पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो, दैट इज़ इट। बाकी यहाँ से कोई भी MCQ पॉइंट नहीं है। लास्ट में इसमें आप लोगों के पास आता है मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट में एज सच इसने जस्ट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फर्दर जो है वो लाइक उसको एक्सप्लेन किया था, बेसिकली उसी को लेकर आगे उसने बात की थी, ठीक है। इसमें MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। 40 मिनट आंसर, इसमें MCQ पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग जस्ट छोड़ लो। आप जस्ट इतना ध्यान रखो कि हमारे पास मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने फर्दर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को जो है वो कन्फर्म किया था। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच एक्सपेरिमेंट्स कन्फर्म्स द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। तो उसने मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट ने किया था। या आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट्स कन्फर्म्ड विच मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल या डिस्पर्सिव मॉडल। तो हमारे पास जो मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट था उसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को वो किया था, कंफर्म किया था। तो ये आप लोग अपने जहन में रख ली। बाकी यहाँ से ऐसा कोई MCQ पॉइंट नहीं है। हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि इस पेज पे जो चीज़ें थी उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, सो दैट आपकी वो चीज़ें क्लियर होता तब हम लोग नेक्स्ट जाएँ, क्योंकि पिछली चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो तब आपको नेक्स्ट चीज़ें आएंगी या वो समझ आएंगी, अदरवाइज उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेकंड पेज में मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने ये जो 3 मॉडल्स हैं सॉरी ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये आप लोगों ने खुद देखने हैं। ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में करवा के आया हूँ, ठीक है। अब हमारे पास DNA रेप्लिकेशन की हम लोगों ने बात की थी। पहली बात उसमें हमारे पास जो है वो पहला स्टेप है इनिशिएशन फेज। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंजाइम्स की बात की थी। DNA काइनेज क्या करता है, ये ओपन करता है उसकी ओपन करता है टर्न्स ऑफ DNA और हमारे पास लेटर लाइक बॉडी बनाता है। हेलिकेज क्या करता है, ये बॉन्ड बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है। हमारे पास जो SSP है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बेसिस को कि वो दोबारा से आपस में पेयर ना बनाएं। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से लाइगेज का कहा था कि वो ओकोज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है, सॉरी यहाँ ज्वाइन करवाता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम DNA पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा था। उसमें फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं, DNA पॉलीमरेज 1, 2, 3। 1 क्या करता है, ये 3 की हेल्प करता है, ठीक है। जो दूसरा है वो हमारे पास जो है वो रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और जो तीसरा आप लोगों के पास है वो क्या करता है, मेन एंजाइम सिंथेसाइजर। और हमारे पास जो है वो ये डॉटर स्ट्रैंड को, टर्मिनेटर को हमारे पास वो सिंथेसाइज कर होता है, दैट इज़ इट। बाकी इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये 3 मॉडल्स थे, ये मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा मॉडल ने क्या कहा था। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। और आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट ने कौन से मॉडल को कंफर्म किया था, तो उसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फर्दर कंफर्म किया था, दैट इज़ इट। इसमें और MCQ पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो इसी चैप्टर में आ जाता है जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, ठीक है। इसमें से मैं इंशाल्लाह आपको MCQ पॉइंट चुन कर दूंगा तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसने बात की है सेंट्रल डोगमा की। तो सेंट्रल डोगमा के रिलेटेड मैंने आपको टेस्ट के अंदर भी MCQ पूछा था। बेसिकली ये जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास मैसेंजर RNA बनता है और ट्रांसलेशन होती है। सिंपल इज़ दैट। आप लोग कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को हम लोग ओवरऑल सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सिंपल इज़ दैट, ठीक है, अगर आपको बहुत आसान अल्फाज में बताऊँ तो। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग बुक से देखोगे। आप लोगों ने अगर वो टेस्ट सॉल्व किया था तो वहाँ पर मैंने उसकी प्रॉपर उसका लाइक इंट्रोडक्शन बताया था, तो वो आप लोगों को यकीनन याद होगा। अब इसमें हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन का। अब यहाँ से मोस्टली समटाइम्स वो आपसे ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग फर्दर भी इसको देखेंगे। पहली बात तो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में पास बेसिकली DNA से मैसेंजर RNA बनता है। आपसे क्वेश्चन करता है कि DNA से मैसेंजर RNA बनता है तो हमारे पास कौन सा स्टेप होता है, तो बेसिकली वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस यही MCQ आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें फर्दर हमारे पास क्या लिखा है उसने। इसमें हमारे पास प्रोसेस ऑफ मैसेंजर RNA फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज, तो उसने बोला है कि इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन यही है।
अब इसमें हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द इनिशिएशन स्टेप। अब इनिशिएशन स्टेप, दूसरा हमारे पास जो है वो एलोंगेशन स्टेप है, और आप लोगों के पास जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है वो है आप लोगों के पास इसका टर्मिनेशन का। आप लोगों के पास अब जो इनिशिएशन स्टेप है इसमें सिंपल है, आप लोगों के पास कहता है कि पॉलीमरेज बाइंड एट द प्रमोटर रीजन, ठीक है, एट 5' एंड, और प्रोकैरियोट्स में ये होते हैं डैट, यूकैरियोट्स में इसमें भी MCQ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये ध्यान में रखें कि मेरे पास जो है वो जो इसमें इनिशिएशन फेज होता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है जब हमारे पास जो है वो RNA जो है वो पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करता है। पहले पॉइंट में उसने यही लिखा है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन कौन सा है? 5' एंड है, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर इज रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन which provides the binding site of RNA polymerase। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि which one of the following is provide the binding site for RNA polymerase। तो वो प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें उसने लिखा है, कहते हैं कि इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 2 बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, दैट आर लोकेटेड एट द प्रोमोटर। एक TAT जिसको हम लोग 10 सीक्वेंस कहते हैं, और दूसरा उसने दिया उसको हम लोग जो है वो -35 सीक्वेंस कहते हैं। वैसे बात है, इन सीक्वेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोस्टली MCQs में नहीं आ रहे होते, ठीक है। अगर आप लोग फिर भी देखना चाहते हो तो ये लिखे हुए आप लोगों के सामने, आप लोग इनको देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास है फर्स्ट स्टेप में। अच्छा, पहली बात जस्ट आप लोग जहाँ से सिंपल इज दैट ये ध्यान में रखो कि हमारे पास ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है। सिंपल, जब हमारे पास क्या होता है कि RNAs जो है हमारे पास है वो ये प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अब इस स्टेप में इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जस्ट यही है, ये लाइक हमारे पास इसमें RNA पॉलीमरेज की टाइप्स, ठीक है। अब RNA पॉलीमरेज में हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ इसकी एक टाइप होती है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज की, लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोट्स है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स है RNAs की, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, और तीसरा आप लोगों के पास है राइबोसोमल RNA, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने किसी टेस्ट में MCQ भी दिया था कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट RNA कौन सा है, तो वो राइबोसोमल RNA था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आप लोग अपने ध्यान में रखें। अब फर्दर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन्होंने मेंशन नहीं की हुई थी, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग अपने पास इनको नोट करें। पहली बात मैंने आपको बता दी कि हमारे पास प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप होती है RNA पॉलीमरेज की, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, यूकैरियोट्स में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेजेस, तो आप लोग अपने पास लिखें कि RNA पॉलीमरेज 1 हमारे पास ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल RNA को, RNA पॉलीमरेज 2 हमारे पास जो है वो ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर RNA को, और RNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम है वो हमारे पास सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर RNA को। बस यहाँ से यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप लोग इसका इनिशिएशन देख लो कि हमारे पास बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से होता है, और दूसरी बात ये RNAs का पता हो कि हमारे पास कौन सा RNA पॉलीमरेज कौन से RNA को जो है वो सिंथेसाइज करता है, दैट इज़ इट। बाकी इसमें किसी भी किस्म का MCQ पॉइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आप लोगों के पास एलोंगेशन फेज। अब एलोंगेशन फेज को देख लेते हैं। इसमें बाकी ऐसा MCQ पॉइंट, ये सिग्मा फैक्टर इसमें रिलीज होता है एंड कोर एंजाइम्स टू एलोंगेशन 5' से 3' एक्सटेंड टिल द टर्मिनेशन कम्स टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉल्ड एज एंटीसेंस, अदर इज कॉल्ड कोडिंग और सेंस कोडॉन स्ट्रैंड। अच्छा, टेम्पलेट स्ट्रैंड आप लोगों को जस्ट यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट पता हो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग एंटीसेंस कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा होता है उसको हम लोग जो है वो कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट वाले को एंटीसेंस कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, दैट इज़ इट। बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। इसमें बेसिकली हमारे पास एज द RNA पॉलीमरेज बाइंड्स द प्रोमोटर, सिग्मा फैक्टर इज रिलीज, जो कि हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, एंड remaining coring enzymes extend the polymerization of the ribonucleoside triphosphate. It does not require the primers to initiate the polymerization, or
बस इसमें वही से सेंस को डाउन और ये वो दिस एंड डैट, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट है टर्मिनेशन, जहाँ पर हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए सेंसेस स्टॉप होती है। इसमें सिंपल वही है कि जीसी बेस पेयर को कौन फॉलो करता है, एटी फॉलो करता है, ठीक है, और जीसी बेस पेयर फॉर्म टिल एयू कम्स। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये बेसिकली जीसी क्या है, गोनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, यूरोसिल, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। दोबारा अगर आपको रिवाइज करवा लूँ, पहले स्टेप में आप लोग दोबारा आप सुने। इनिशिएशन का पता हो कि इनिशिएशन कब होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पर, दैट इज़ इट। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की सिर्फ एक टाइप होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पॉलीमरेज आरएनए 1 एंजाइम हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है, और जो तीसरा होता है वो ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज करता है। मोस्ट कॉमन आरएनए कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए, दैट इज इट। बाकी यहाँ पर कोई भी एमसीक्यू पॉइंट नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के पास जो दूसरा एलिंगेशन फेज़ है, इसमें हमारे पास सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है, नंबर 1, और नंबर 2 आप लोगों ने जो है वो ये एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड को जहन में रखना है कि ये क्या होते हैं, दैट इज़ इट। तीसरा आप लोगों के पास जो टर्मिनेशन है, इसमें हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए की सेंसेस है वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर यही आप लोगों ने जो पहले पॉइंट्स हैं कि गुआनिन और साइटोसिन को कौन फॉलो करता है, एडेनिन और थायमिन, और ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, दैट इज़ इट। बाकी और भी यहाँ से कोई भी एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। अब उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो इसमें बी अगर आप लोग देखो तो आरएनए स्प्लाइसिंग का पता हो वो क्या होती है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जस्ट इसका इंट्रो पता हो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द प्राइमरी मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड टू मैच्योर आरएनए और फंक्शनल आरएनए, ठीक है। सिंपल इज दैट। आप लोग जहन में ये अपने पास स्टेटमेंट लिखो जो कि यहाँ पे आपके पास लिखी नहीं हुई। आप लिखो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द प्राइमरी मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड टू मेच्योर आरएनए या फंक्शनल आरएनए। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जैसे सिंपल हमारे पास मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है यार, ठीक है। बाकी इसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ से लास्ट में आप लोगों को आरएनए स्प्लाइसिंग का पता हो। आरएनए स्प्लाइसिंग इसमें एंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग एरिया होता है और रिमूव फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, तो सिंपल हम लोग उसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। जस्ट ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। एक तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए की, मैसेंजर आरएनए की डेफिनेशन, और उसका लाइक हम लोग उसको मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट कर होते हैं या फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट कर होते हैं। और दूसरी आप लोगों ने आरएनए स्प्लाइसिंग की डेफिनेशन याद रखनी है कि हमारे पास आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो एंट्रॉन्स होते हैं जो कि बेसिकली नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं, उसको हम लोग रिमूव करते हैं फ्रॉम मैसेंजर आरएनए को, तो आरएनए से, तो उसको हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। यहाँ से बस आप लोगों के पास यही 2 एमसीक्यूज पॉइंट्स थे, दैट इज इट। नेक्स्ट आप लोग के पास जेनेटिक कोड्स आ जाते हैं। कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ द डीएनए आरएनए दैट्स एनकोड द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स, उसको हम लोग जेनेटिक कोड्स कहते हैं। कोडिंग सेंस कोडॉन, इसमें वही AGCT ये वो दिस एंड दैट है। यहाँ से आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो है वो कोड्स बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं और अमाइनो एसिड को कर रहे होते हैं। आप लोग से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोड्स स्पेसिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन बी अमाइनो एसिड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो ये दोनों को करता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को भी करता है और अमाइनो एसिड को भी स्पेसिफाई करता है, ठीक है। हमारे पास 3 लेटर्स होते हैं, 64 पॉसिबल कोडॉन्स। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मनी पॉसिबल कोडॉन्स आर देयर। तो आप लोगों के पास टोटल 64 पॉसिबल कोडॉन्स हैं। अब उसमें से आप लोगों को पता हो कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा है और स्टॉप कौन सा है। आप लोगों ने अगर टेस्ट दिया हो तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था स्टॉप कोडॉन्स वाला, तो ये आपको पता हो कि स्टॉप कोडॉन्स 3 है, स्टार्ट सिर्फ एक ही है जो AUG है, ठीक है, वो स्टार्ट कोडॉन है। और आप लोगों के पास जो स्टॉप कोडॉन है जिनको हम लोग नॉन सेंस कोडॉन भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास UAA है, UGA एंड UAG, ये तीनों हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सम कोडॉन्स इनकोड्स मैनी अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। ल्यूसीन ये तकरीबन दूसरे तीसरे टेस्ट में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखो कि इसको 3 कोड्स जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, या इसको 3 वो चीज़ स्पेसिफाई कर रही होती हैं, दैट इज़ इट। बाकी इसमें जो है वो
अर्जिनिन के लिए AGA होता है और जो ट्रिप्टोन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसके लिए UGA होता है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन किया था, तो ये भी आप लोग अपने ध्यान में रखें। दैट इज़ इट। अब इस तरह कर लेते हैं कि इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, तब हम लोग अपने ट्रांसलेशन वाले स्टेप पर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने बताया था कि सेंट्रल डोगमा क्या है। व्हाट इज़ द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ? इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे पास मैसेंजर RNA इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बाद ट्रांसलेशन होती है। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, तो उसको हम लोग सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैसेंजर RNA इन्फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द केसेस यही MCQ पॉइंट आ रहा होता है, यही MCQ आ रहा होता है आप लोगों के मेन टेस्ट के अंदर। अब इसका प्रोसेस फर्दर देख लेते हैं। पहली बात आपको मैंने बताया कि आप लोग इनिशिएशन फेज में आप लोग जस्ट इसका याद रखो कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से होता है। लाइक जब हमारे पास पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रमोटर या रेगुलेटरी रीजन के साथ, तो तब हमारे पास जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, तो आप लोगों को ये पता हो। सेकंड थिंग इज दैट आपको पता हो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होता है, इसमें हमारे पास जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसकी सिर्फ एक टाइप होती है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास RNA पॉलीमरेज एंजाइम की 3 टाइप्स होती हैं। जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम 1 होता है वो हमारे पास राइबोसोमल RNA को सिंथेसाइज करता है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम 2 आप लोगों के पास मैसेंजर RNA को सिंथेसाइज करते हैं, और RNA पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो है वो आप लोगों के पास ट्रांसफर RNA को सिंथेसाइज कर रहा होता है। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने जस्ट जहन में रखने हैं। जो दूसरा आप लोगों के पास स्टेप है एलोंगेशन फेज का, उसमें आप लोगों के पास सिग्मा फैक्टर रिलीज हो रहा होता है, और आप लोगों को यहाँ से सेंस को डाउन और नॉन सेंस को डाउन की डेफिनेशन का पता हो। दैट इज इट, बाकी इसमें कुछ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्मिनेशन फेज में आपको पता हो कि यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर RNA की जो सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द मैसेंजर RNA सिंथेसिस स्टॉप्स, तो वो टर्मिनेशन फेज में होती है। इसमें जो पहले 2 पॉइंट्स थे मैंने आपसे कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लें। दूसरा आप लोगों के पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA, जैसे सिंपल आप लोगों के पास फंक्शनल RNAs या मैसेंजर RNA बन रहे होते हैं, उसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA कह रहे होते हैं। दैट इज़ इट। दूसरी चीज़ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के पास RNA स्प्लाइसिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है कि RNA स्प्लाइसिंग, इसमें हमारे पास जो एंट्रॉन्स होते हैं वो मैसेंजर RNA से रिमूव हो जाते हैं, तो उसको हम लोग RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं। दैट इज़ इट। ठीक है। अब जेनेटिक कोड आ जाता है। इसमें आप लोग पता हो कि इसको हम लोग कोडान्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक कोड होते हैं इसको हम लोग कोडान्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 64 पॉसिबल कोडान्स होते हैं। स्टार्ट कोडान AUG है, नॉन सेंस या स्टॉप कोडान UAA है, UG एंड UAG है। तीन स्टॉप कोडान्स हैं, ये पता हो। आप लोगों के पास फर्दर ये कि ल्यूसीन को 6 वो चीज़ें इनकोड कर रही होती हैं, 6 कोडान्स इनकोड कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को पता हो कि अर्जिनिन जो होता है, अर्गनिन, इसके लिए हमारे पास जो होता है वो AGA होता है, और ट्रिप्टोन के लिए हमारे पास UGA होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मैंने MCQ भी दिया था, आप लोगों को लाजमी अब यहाँ से पता चल गया होगा कि यहाँ से किस तरह का MCQ आता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास मैसेंजर RNA जो है हमारे पास वो प्रोटीन सीक्वेंस में जो है वो कन्वर्ट होते हैं या प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अब बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर ये हमारे पास प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि हमारे पास राइबोसोमल यूनिट्स अटैच्ड होते हैं या लोकेट होते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये आप लोग चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ कर आए हो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले में। अब यहाँ पर जो है वो पहला स्टेप जो है वो है आप लोगों के पास एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें हमारे पास जस्ट सिंपल हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो है वो बाइंड करते हैं ट्रांसफर RNA के साथ, और हमारे पास अमाइनोकाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट इज़ इट। आप लोगों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिस वक्त हमारे पास अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड होता है तो हमारे पास वो क्या बनाता है, तो हमारे पास अमाइनोकाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय अमाइनोकाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज एंड अमाइनो एसिड्स आर कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट पॉइंट 1 को याद रखना है एंड पॉइंट 2 को याद रखना है। दैट इज़ इट। और यहाँ से आप लोगों को इनकी सीक्वेंस भी पता हो। समटाइम्स आपको पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि हमारे पास, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन होती है उसकी सीक्वेंसिंग बताओ।
तो आप लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स एलोंगेशन होती है और लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन होती है। तो ये सीक्वेंस भी आप लोगों को याद हो, आप लोगों से समटाइम्स वो MCQ में पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, जब वो इस तरह से सीक्वेंस का पूछता है ना, तो स्टूडेंट्स फ़ौरन जो है वो देख रहे हैं जिस ऑप्शन में सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ उन्हें नज़र आता है ना, तो वो उसको चूज़ कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास जो ट्रांसलेशन होती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है और फर्दर वो आगे प्रोसेस जो है प्रोसीड होता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिंपल आप लोगों के पास राइबोसोमल सब यूनिट्स अटैच होते हैं मैसेंजर RNA के साथ, और ये जाकर अटैच होते हैं आप लोगों का जो अमाइनोकाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बना था उसके साथ। तो आप लोगों के पास यहाँ से जो है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से आप लोगों ने जो याद रखना है वो जस्ट यही है, P साइट, A साइट एंड E साइट क्या होता है। आप लोगों ने अगर टेस्ट सॉल्व किया था, जो कि मैंने DNA एंड क्रोमोसोम वाले चैप्टर से समय से लिया था, तो उसमें मैंने यहाँ से MCQ दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट सॉल्व किया था तो उनको अब यहाँ से कम अंदाज़ा हो गया होगा कि वो MCQ मैंने बेसिकली कहाँ से दिया था, और उन्हें अभी ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ से किस तरह के MCQ आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, वो आप लोग अपने पास लिख लें। P साइट के बारे में लिखेंगे, इट इज़ द फर्स्ट ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो P साइट पे आकर अटैच होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड्स, वो P साइट पे हो रहा होता है। आप लोग ये दोनों पॉइंट्स अपने पास लिख लें। दूसरा A साइट आ जाता है, जहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर RNA जो है वो अटैच होता है। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर RNA। पहले हमने ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स की बात की है। ठीक है, हम लोग जो है वो फिर जो E साइट है, नेम से इंडिकेट कर रहा है, E स्टैंड फॉर एम्प्टी। यहाँ पर ट्रांसफर RNA जो है वो राइबोसोम्स को छोड़ देता है, तो उसको हम लोग E साइट कहते हैं। मैंने आपसे पेपर के अंदर टेस्ट के अंदर A साइट का पूछा हुआ था, तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, P साइट हमारे पास ये पेप्टाइडाइल साइट है, A साइट हमारे पास अमाइनोकाइल साइट है, और E साइट हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो आप लोगों का ट्रांसफर RNA होता है वो राइबोसोम से इलादा हो जाता है, उसको छोड़ देता है। यहाँ से जस्ट यही MCQs पॉइंट है, दैट्स इट। तो उसमें आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन है। कहता है राइबोसोमल यूनिट्स मूव अलोंग द मैसेंजर RNA, अमाइनो एसिड्स ब्रॉट बाय द ट्रांसफर RNA आर जॉइंड बाय द पॉलीपेप्टाइड्स 3 स्टेप्स, एंटीकोडॉन ये दिस एंड दैट। लाइक इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। ठीक है, टर्मिनेशन में कहता है एलोंगेशन कंटिन्यूज टिल द नॉन साइंस कोडॉन इज रिपीटेड एट A साइट। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि एलोंगेशन कब तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आपको पता हो कि एलोंगेशन कंटिन्यू टिल द नॉन साइंस कोडॉन्स मेरे पास जो है वो एक्सपोज्ड होगा A साइड पर, तब तक मेरे पास एलोंगेशन का स्टेप कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप कोडॉन एनक्लोज फैक्टर दैट टर्मिनेट्स द ट्रांसलोकेशन पॉलीपेप्टाइड्स इज रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफर RNA। इसमें कोई भी MCQ पॉइंट नहीं है, दैट इज इट। दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। पहली बात है कि आप लोगों को इसके ट्रांसलेशन के लाइक इंट्रोडक्शन का पता हो, डेफिनेशन का पता हो, बैक्टीरिया में ये कहाँ पर हो रही होती है और यूकेरियोट्स में कहाँ पर हो रही होती है, ये पता हो। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का। इसमें आपको बताया कि हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड होती है, हमारे पास जो है वो अमाइनोकाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बनता है। जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास होता है अमाइनोकाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज। 2 पॉइंट्स। दूसरा हम लोग के पास जो इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें जस्ट आप लोगों ने ये जो साइट्स हैं P साइट, A साइट एंड E साइट का ये पता हो, दैट इज़ इट। और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये एट द एंड वर्थ इट होगी। आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन या एक्सप्रेशन ऑफ या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक्सेप्ट। तो बेसिकली इसका हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली ये इंक्रीज़ करता है वर्सटिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। इट ड्राइव द सेलुलर डिफरेंशिएशंस एंड मॉर्फोजेनेसिस। डिफरेंट सेल टाइप हैव डिफरेंट जीन एक्सप्रेशंस। इसको देख लो यार, आप समटाइम्स MCQ आ सकता है। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जीन रेगुलेशन के मेथड्स क्या है, एक पॉजिटिव रेगुलेशन होती है और एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव रेगुलेशन हमारे पास कहते हैं कि एक्सप्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय एक्टिवेटर, एंड नेगेटिव रेगुलेशन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है इट इज़ डिमिनिश्ड बाय रिप्रेसर। तो आप लोग देख लो, वैसे यहाँ से MCQ बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आप लोग देख लो, सिंपल सी बात है। इसमें भी वो लॉजिक साइंस या रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लैक ऑफ इरॉन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से MCQ आ सकता है। कहता है कि पॉजिटिव
रेगुलेशन ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द बीटा ग्लैक्टोसाइड लैक्टेज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास वो एनर्जी कहाँ से लेता है या स्टार्ट कहाँ से लेता है, तो वो लैक्टेज नहीं है, लैक्टोज है बेसिकली। ये मैंने MCQ दिया था। आप जिन स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उनको पता होगा कि ये यहाँ से किस तरह से MCQ बन सकता है, तो बेसिकली ये वो है। नेक्स्ट कहता है कि जीन्स आर क्लस्टर्ड ऑन न्यूट्रॉन्स दैट रेगुलेट्स द कैटाबॉलिज्म ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम द आउटसाइड, इलेक्ट्रॉन सेंसेस ऑफ द अमीनो एसिड्स RNA पोली सिस्टोनिक मल्टीपल जो दिस डैट। अच्छा, यहाँ से जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वो जो उसकी रेगुलेशन होती है हमारे पास वो लैक्टोज कर रहा होता है, लैकोपिरॉन की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये डिफरेंट C क्या है, Z क्या है, Y क्या है और A क्या है, ये आपको पता हो, ये वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा और कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता हो कि C इट इज़ द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन, Z इज़ द बीटा ग्लैक्टोसाइड यानी कि हाइड्रोस ऑफ लैक्टोज, और Y क्या है, इट इज़ अ परमिएज एंजाइम इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सेल्स, और A आप लोगों के पास रिप्रेजेंट करता है ट्रांस एस्टाइलेज यानी कि ट्रांसफर ऑफ जो एस्टाइल ग्रुप कर रहे होता है फ्रॉम एस्टाइल कोएंजाइम ए बीटा ग्लैक्टोसाइड से, सिंपल, जस्ट दैट इज़ इट, ठीक है। बाकी इसमें यार ऐसा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोग इसमें लैक्टोज को याद रखो, ये इनको CAY और इनको ना भी याद रखो तो इतनी वो नहीं है, लेकिन आपको लैक्टोज का पता हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास म्यूटेशन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन, परमानेंट चेंज इन DNA, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कहते हैं कि इसमें क्रोमोसोम कॉज विद डिलीशंस, वायरसेस, ट्रेपनसोमाज, म्यूटेशंस एंड एरन, लाइक डिफरेंट उसमें कॉजेज बताएंगे किस तरह म्यूटेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ से जैसे आप लोग इसकी डेफिनेशन याद रखो कि परमानेंट चेंज इन DNA के स्ट्रक्चर में या उसमें, तो उसको हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं, दैट इज़ इट। कहता है कि एजेंट्स कॉल्ड एज म्यूटेशंस एंड ऑर्गेनिज्म इन विच द म्यूटेशंस अकर्स, उसको हम लोग म्यूटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कि सम म्यूटेशंस आर रेयर इफ अकर्स इन मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब यहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म आप लोगों ने अगर टेस्ट सॉल्व किए हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो मैं MCQ कहाँ से देता था, तो वो ये MCQ था कि अगर हमारे पास म्यूटेशन मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन में तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास है वो समटाइम्स रिस्क फॉर हेल्थ। जस्ट यहाँ से आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म का ध्यान में रखें कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज़ म्यूटेशन, दैट इज़ इट। ओरिजिन क्या है म्यूटेशन का, हेरिडिटी म्यूटेशन इंड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट्स प्रेजेंट एंड एवरी सेल्स। डी नोवो म्यूटेशन जस्ट कहते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे पास ओरिजिन क्या है म्यूटेशंस का। एक तो हमारे पास हेरिडिटी म्यूटेशन है जो कि नेम से इंडिकेट कर रहा है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती है, तो वो तो चलो हेरिडिटी म्यूटेशन होगी, वो तो सबको पता है। लेकिन डी नोवो म्यूटेशन का भी उन लोगों को पता होगा ऑब्वियसली जिन्होंने मेरे टेस्ट सॉल्व किए हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट किया, फर्दर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखी थी, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ डी नोवो म्यूटेशन। डी नोवो म्यूटेशन बेसिकली वो चीज़ होती है कि लाइक इस तरह की म्यूटेशन आ जाती है ऑफस्प्रिंग्स में, वो तो इस तरह का डिसऑर्डर आ जाता है ऑफस्प्रिंग्स में जो कि ना ही उस बंदे के ना ही फादर को था, ना ही मदर का था, वो ना ही उनकी फैमिली में किसी और को था, लेकिन इंडिविजुअल में या ऑफस्प्रिंग में वो कोई डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसको हम लोग डी नोवो म्यूटेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग अपने ध्यान पर रखिए, ठीक है। 2 टाइप के मैंने MCQs दिए थे डी नोवो म्यूटेशन से, आप लोगों को याद होंगे। एक्वायर्ड या सोमैटिक अकर्स बाय लाइफ टाइम, सिंपल इज दैट लाइफ टाइम के दौरान हमारे पास कोई इस तरह की डिफरेंट लाइक रेडिएशंस होती हैं, UV दिस एंड दैट, तो उन फैक्टर्स की बिना पर जब हमारे पास लाइफ के दौरान कोई चेंजेस आती हैं DNA के अंदर, तो उसको हम लोग एक्वायर्ड या सोमैटिक म्यूटेशंस बोलेंगे, नेम से इंडिकेट करें। लेकिन यहाँ से आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डी नोवो म्यूटेशन, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेंट्स आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ अकर्स नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली बाय द इंटरनल फैक्टर्स, कुछ इंड्यूस्ड होते हैं जो कि एक्सटर्नल म्यूटेशन से आते हैं, कुछ पॉइंट म्यूटेशन होते हैं इन्वॉल्व द फ्यू बेसिस, और कुछ हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं। ये इसमें कोई भी MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेम से इंडिकेट हो रहे हैं सारा कुछ। अभी तक मैंने आपको जस्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहली बात ये कि व्हाट इज़ म्यूटेशन, दूसरी बात ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तीसरी बात ये कि डी नोवो म्यूटेशन क्या होता है, दैट इज़ इट। अभी तक यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो म्यूटेशन है उसके हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, दूसरा हमारे पास
एबरेशंस होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन हमारे पास जो है वो डिलीशन रिमूवल ऑफ द बेसिस, इंसर्शन एडिशन ऑफ द बेसिस एंड सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट ऑफ द बेसिस, इसको हम लोग कह रहे थे पॉइंट म्यूटेशन। लाइक एक एक पॉइंट या तो हमारे पास बेस रिमूव हो रहा होता है या कोई ऐड हो रहा होता है या कोई रिप्लेस हो रहा होता है, तो उसका हम लोग बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बेस पेयर को दूसरा रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। पता नहीं ग्लूटामिक को विलीन जो है वो रिप्लेस करता है, इस तरह से कुछ है, तो वो हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। ये भी मैंने आपको MCQ में दी हुई थी, बाकी इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों के पास एबरेशंस हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है डिलीशन। नेम से इंडिकेट कर रिमूवल ऑफ इंसर्शन में हम लोग इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, हम लोग नहीं करते, हो रहा होता है। ट्रांसलोकेशन में ट्रांसलोकेट होती है, लाइक शिफ्टिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रही होती है। डुप्लीकेशन में ऑब्वियसली नेम से इंडिकेट कर डबल हो रही होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपलाइडियर एंड एनाप्लाइडी, ये तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, और MCQ भी मैंने आपको यहाँ से दिए हुए थे। अब व्हाट इज़ यूपलाइडी एंड व्हाट इज़ एनापोलाइडी? यूपलाइडी बेसिकली इट इज़ अ लॉज और एडिशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और एना में हमारे पास एडिशन और लॉज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यू में हमारे पास पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही जो है वो या तो ऐड हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एनापोलाइडी है उसमें हमारे पास सिर्फ क्रोमोसोम्स, पूरा सेट नहीं, सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम्स हमारे पास जो है वो या तो ऐड हो रहे होते हैं या तो लॉस हो रहे होते हैं। अब ट्राइपोलाइडी में 3 सेट्स, टेट्रा में 4, नेम से इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं। जस्ट आप लोगों को जस्ट इनकी इंट्रोडक्शन, ओवरऑल जो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है, उसका पता हो, वो MCQ में पूछा जा सकता है कि जब पूरा सेट ही हमारे पास ऐड हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो उसका हम लोग यूपोलाइडी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सिर्फ क्रोमोसोम जो है वो या ऐड हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो उसको हम लोग एनापोलाइडी बोलेंगे। दैट इज़ इट, ठीक है। मैंने आप लोगों से नलोसोमी का मोनोसोमी का पूछा हुआ था कि मोनोसोमी इज़ द कंडीशन में इसमें हमारे पास वो 2n-1 होती है, ये आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट है। 2n-1, नलोसोमी 2n-2, ट्राइसोमी में 2n+1, टेट्रासोमी 2n+2। अब स्टूडेंट्स जब वक्त ट्राइसोमी का पूछते हैं ना तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ 3 आएगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखें, ठीक है। 2n-1 होता है, सॉरी 2n+1 आता है। तो ये जो एनापोलाइडी में जो हमारे पास आप लोगों के पास जो केसेस है मोनोसोमी, नलोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, इनका आपको पता हो, दैट इज़ इट। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ओवरऑल इस पेज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंस में कुछ नहीं है, आप लोगों को पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन का पता हो, लाइकोपिरान में आपको लैक्टोज का पता हो, और ये जो 4 आपस आहार में लिखे हैं इनका पता हो, दैट इज़ इट। नेक्स्ट म्यूटेशन की एक डेफिनेशन, आप लोगों के पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डिनोवो म्यूटेशन क्या होता है, ये चीज़ें पता हो। और जो आप लोगों के पास सिकल सेल एनीमिया है वो पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। और लास्ट में जस्ट ये तो पता हो कि जब पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास या तो ऐड हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है तो हम लोग यूपलाइडी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ क्रोमोसोम 1 या 2 वो हमारे पास जो है वो ऐड हो रहे हों या लॉस हो रहे हो तो उसको हम लोग एनापोलाइडी बोलते हैं। दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें टाइप ऑफ म्यूटेशंस। अब आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था कि आ रहा था फॉलोइंग था फिजिकल म्यूटेशंस एक्सेप्ट। तो फिजिकल म्यूटेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये ब्रेक करती हैं क्रोमोसोम्स को, कॉज कैंसर एंड अफेक्ट द रेप्लिकेशन। जस्ट सिंपल आप लोगों को पता हो फिजिकल म्यूटेशंस कौन से हैं और केमिकल कौन से हैं। अब आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा कि यहाँ से किस तरह से MCQs आते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर दिए हुए थे कि आर ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल म्यूटेशंस एक्सेप्ट। तो वहाँ पर मस्टर्ड गैस भी मैंने दी हुई थी, तो मस्टर्ड गैस का केमिकल म्यूटेशन यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है मस्टर्ड गैस, फॉर्मलिन, नाइट्रोस एसिड, 5 ब्रोमोयूरेसिल, कैफीन, निकोटीन, फर्स्ट डिस्कवर्ड मस्टर्ड गैस यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको आप लोग छोड़ें। जैसे आपको फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस का पता हो कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है, दैट इज़ इट। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ डिजीज़ है रिलेटेड टू म्यूटेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि इन डिजीज़ में वैसे है कुछ भी नहीं, ठीक है। ये जस्ट सिंपल कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। वो आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। बाकी ये सारी सिंपल कहानियाँ लिखी हुई हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था। असल में बार बार प्रैक्टिस टेस्ट का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोगों का लाइक जो माइंड बना होता है ना वो फ़ौरन वहाँ पर जाता है और आपको याद आता है कि हाँ यार यहाँ से इस तरह का MCQ आ सकता है। बेसिकली वो बार बार बताने का मकसद जस्ट यही है, ठीक है, कि फिर आप लोगों को वो चीज़ याद आए, आपके जहन में दोबारा है कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन था या फिर हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट यही बात है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट म्यूटेशन अगर आपको याद हो, मैंने इस एग्ज़ाम पूछा था कि हमारे पास
कौन सी डिजीज़ जो है वो रिलेट करती है पॉइंट म्यूटेशन को, तो हमारे पास वो सिकल सेल एनीमिया का मैंने आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखो कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया और दूसरी आप लोगों के पास है फिनाइल कीटोनोरिया। ये 2 डिजीज़ हैं जो कि पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, या उसकी एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम लोग जो है वो सिकल सेल एनीमिया को देख लेंगे, ठीक है। पहली बात ये कि इसको हम लोग जो है वो ड्रिपेनोसाइटोसिस भी कहते हैं, ये हो गया इसका दूसरा नाम। अब इसमें हमारे पास जस्ट क्या होता है कि बेसिकली सिकल सेल एनीमिया इज़ एबनॉर्मल रिसेसिव जेनेटिक्स। इसमें जैसे सिंपल आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो लाइक रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है तो हमारे पास वो वेसल्स के अंदर जिस वक्त वो मूव कर रहे होते हैं तो वो जगह जगह स्टिक हो जाते हैं, उसको ऐसे मूव नहीं कर सकता ब्लड सेल्स वेसल्स के अंदर। तो ये बेसिकली वो होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में आप लोग पॉइंट नंबर 2 ध्यान में रखें कि इसमें हमारे पास ग्लूटामिक एसिड को वेलिन जो है वो रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। ये पॉइंट है, बाकी इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्पटम्स का उसने बताया कि जॉइंटेंस होती है, ठीक है, एनीमिया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होते फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू में जस्ट आप लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो जस्ट आप लोग ये ध्यान में रखो, ठीक है। पहली बात ये कि इसका दूसरा नेम, और दूसरी बात ये कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और वो वेसल्स की वाल के साथ स्ट्रक करते हैं, और इसमें हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको वेलिन रिप्लेस कर लेता है, दैट इज़ इट। दूसरा आप लोगों के पास जो है वो फिनाइल कीटोनोरिया है। इसमें जस्ट आप लोग ये ध्यान में रखो कि इसमें हमारे पास जो लाइक इंडिविजुअल होता है, जो बेबी होता है, उसमें इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि वो अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कंडीशन इन विच द बेबी इज़ बर्न विद द एबिलिटी टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जैसे सिंपल इसमें जस्ट यही है, बाकी इसमें सारी ये कहानियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको इनका जस्ट इंट्रोडक्शन बताओ कि ये बेसिकली क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल्स हैं, और दूसरा इनका इंट्रोडक्शन, दैट इज़ इट। अब उसके बाद जो है वो ये जो सिंड्रोम्स आ जाते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब बेसिकली आप लोगों को इन सिंड्रोम्स के बारे में जो चीज़ पता हो वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जितने भी सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स एब्रेशंस से जो है वो इंड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले मैंने पॉइंट्स म्यूटेशंस वाले सिंड्रोम्स डिस्कस किए थे, ये क्रोमोसोम्स एब्रेशंस के हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने ट्राइसोमी मोनोसोमी वो पढ़ा था ना, ये उनके रिलेटेड है। अब यहाँ से भी ये सारी सिंपल उन्होंने कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग यहाँ से जस्ट वही देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में हमारे पास कहते हैं कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो दीज इंडिविजुअल्स ग्रेजुअली हैव 47। अब देखो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में हमारे पास टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम ऐड कर लें, ठीक है, तो उस जो सिंड्रोम होता है उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास 2n+1 वाला केस होता है, ठीक है, मोनोसोमी वाला, ठीक है। तो ये आप लोग अपने पास में रखें। सो इट इज़ नॉट अ मोनोसोमी, इट इज़ अ ट्राइसोमी। मोनोसोमी में तो हम लोग माइनस करते हैं, इट इज़ अ ट्राइसोमी, इसमें हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख भी सकते हो वीडियो को रिवाइंड करके, वहाँ पर हमने ये बात एक्सप्लेन की थी। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस चीज़ का रिजल्ट है, ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, ठीक है। तो ये ट्राइसोमी है और इसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। बाकी साइन एंड सिम्पटम्स में कुछ भी नहीं है, लाइक ये आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, ठीक हो गया। इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह बाकी की भी जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन है, वही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। इसमें कहता है कि आल्सो कॉल्ड XXY सिंड्रोम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि XXY सिंड्रोम कौन सा है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें जस्ट ऐसी कंडीशन होती है इन विच द ह्यूमन्स मेल्स हैव 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। अब देखो हमारे पास नॉर्मल जो मेल होता है उसमें हमारे पास XY क्रोमोसोम होता है, Y फादर की तरफ से आता है, X मदर की तरफ से आता है। लेकिन इस केस में इस तरह हो जाता है ना कि मदर की तरफ से 2 X आ जाते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास ये XXY क्रोमोसोम है, ठीक है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम डज नॉट अकर इन फीमेल्स, ये सिर्फ मेल्स का सिंड्रोम है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन इज़ अ मेल सिंड्रोम, तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ये सिर्फ मेल्स में होता है। ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग अपने ध्यान में रखें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम इट इज़ करेक्टराइज्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय मिसिंग ऑफ 1X क्रोमोसोम्स। ठीक है, लाइक एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है। बाकी इसमें भी एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मैंने बताया कि इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाता है, यानी कि ट्राइसोमी होती है, 2n+1 का केस होता है। जो आप लोगों के पास क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। दैट इज़ इट, बस यही चीज़ें थी इसमें, बाकी इसमें कोई भी एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। तो ये था आप लोगों के पास ओवरऑल आप लोगों का डीएनए क्रोमोसोम वाला चैप्टर। पहले तो इरादा यही था कि आप लोगों को जस्ट एमसीक्यूज़ के थ्रू आप लोगों को वो चैप्टर ये चैप्टर एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इस तरह करता हूँ कि इनकी भी क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा प्रिपेयर हो चुका होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज़ लिए, उसके बाद अभी ये क्विकली रिवाइज भी कर लिया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे यकीनन। तो बस यही है, 2 एमसीक्यूज़ इसमें से आने हैं, तो 2 एमसीक्यूज़ की आई थिंक इतना काफ़ी होता है। तो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि मैंने आखिर तक देखी है। ठीक है, तो वो एक अलग ही खुशी होगी हमें। थैंक यू।